के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, जो साप्ताहिक योग प्रशिक्षण शिविर में जिनके साथ मिलकर के योग प्रशिक्षकों ने योग के विभिन्न विधाओं के बारे में जानकारी ली, योगी सोमनाथ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी योग प्रशिक्षकगण, साधकगण, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में आज दुनिया के लगभग 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके, विभिन्न विधाओं के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। ये भारतीय मनीषा की विश्व मानवता के कल्याण के लिए दिया गया एक उपहार है। हम सब जानते हैं, हमारी परंपरा कहती है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर के जितने भी साधन हैं, जीवन के जितने भी हमारे माध्यम होते हैं और जितने भी साधन हैं, यह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकता है। जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी वह किसी भी कार्य को संपन्न कर सकता है, वह साधक हो या सद्गृहस्थ, वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में है, वह नौकरशाह है, वह उद्योगपति है, वह किसान है, वह मजदूर है, एक स्वस्थ शरीर से ही अपने कार्यों का संपादन कर सकता है। अस्वस्थ शरीर से नहीं हो सकता, लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मस्तिष्क भी आवश्यक है, क्योंकि सामान्यतः शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम लोग व्यायाम या अन्य एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए जो हमें एक स्वस्थ मस्तिष्क भी दे सके, यह जिस एक विधा के माध्यम से हम सबको प्राप्त होता है, वह विधा है योग। योग की परंपरा को भारतीय मनीषा ने, यानी हजारों वर्षों की ये परंपरा हम सबकी विरासत का हिस्सा है। हम सबको योग की इस विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज हजारों वर्षों से जिसे हम अपने जीवन का हिस्सा मानते रहे हैं, वह आज वैश्विक मंच पर छाता हुआ पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी आप इस बात को महसूस करते होंगे कि दुनिया के अंदर पिछले 3-3.5 वर्षों से जिस एक महामारी की चपेट में पूरी दुनिया आई थी, उस कोरोना कालखंड में भी
आपने देखा होगा, इस बात को महसूस किया होगा कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक मांग अगर कुछ हो रही थी तो इस बात की हो रही थी कि भारत की आयुष की पद्धति ही हमें आरोग्यता, संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान कर सकती है। यानी संपूर्ण आरोग्यता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की ऋषि परंपरा के द्वारा, भारत के द्वारा मानवता के कल्याण के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया गया, आज दुनिया उसकी ओर आकर्षित कर रही है। भारत वैसे भी विश्वगुरु नहीं हुआ था, जो कुछ भी है वो व्यवहारिक है, पहले से प्रमाणिक है, और योग भी उसी परंपरा का हिस्सा है। आयुष की मांग, जो लोग पहले चाय पीते थे, अन्य कोल्ड ड्रिंक्स लेते थे, कोरोना कालखंड में सब काढ़ा की ओर चले गए। ये भारत की आयुष की देन है। हल्दी अन्य जगह लोग उपयोग करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन भारत की रसोई का एक प्रमुख हिस्सा रहा है, और आज दुनिया के अंदर इसकी बढ़ती हुई मांग भारत के किसानों के लिए एक नए अवसर को भी प्रदान करता है। योग में प्राणायाम, यानी जब सेकेंड वेव के दौरान आप सबने देखा होगा सबसे ज्यादा लंग्स पर प्रभाव पड़ा था, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो गई। कोरोना के जो हम लोगों ने देखे हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से खासतौर पर जो लोग ज्यादा श्रम करते रहे हैं, उनके लंग्स भी मजबूत थे, उन पर बहुत प्रभाव कोरोना जैसी महामारी के नहीं पड़ पाए, वे स्वस्थ हो गए। थोड़ी अगर पहले तो कोरोना आया ही नहीं उनके पास, लेकिन अगर आया भी तो कुछ ही दिनों के अंदर वे आरोग्यता को प्राप्त कर ली। उनके बीच में मृत्यु दर न्यूनतम थी, लेकिन जो लोग शारीरिक श्रम या श्वास जैसी प्रक्रिया के साथ नहीं जुड़ पाए, उन लोगों को दिक्कत हुई, बहुत कष्ट हुआ था। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रकरण हम सबके सामने आए, देखने को मिले, जो चेतावनी देने वाले थे। और इसलिए प्राणायाम हमारे लंग्स को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत करते हैं, बल्कि शारीरिक शुद्धि के भी माध्यम बनते हैं। योगासन न केवल हमें स्थिरता प्रदान करते हैं, बल्कि शारीरिक सुदृढ़ता भी प्रदान करते हैं। और इसीलिए योग की इस विधा को आज विश्व मानवता के कल्याण के लिए अगर किसी ने दिया तो भारत ने दिया। भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी यह एक अवसर हम सबके सामने है, दुनिया के सामने है, और यह अवसर भारत को प्राप्त हुआ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी कि वास्तव में अगर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो विश्व कल्याण का मार्ग व केवल और केवल योग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व शांति का मार्ग कहीं से आगे बढ़ा सकते हैं तो योग उसका एक माध्यम बन सकता है। आज विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, यानी यद्यपि योग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, हम केवल शारीरिक और मानसिक जब स्वस्थ रहेंगे तब योग के या तो व्यक्ति स्वयं भी अपने किसी कार्य को संपादित कर सकता है। योगी के लिए अध्यात्म के उस क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग खोलता है, जो चेतना के विस्तृत आयाम को आगे बढ़ाता है। चेतना के बारे में आपने देखा होगा कि उसके बहुत छोटे से भाग का हम उपयोग कर पाते हैं, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। उस चेतना के विस्तृत क्षेत्र में प्रवेश करने का एक माध्यम होता है, प्रवेश द्वार है योग। एक सामान्य सतग्रस्त के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होने का, आरोग्यता प्राप्त करने का माध्यम है योग। और योग की इस परंपरा के साथ आज दुनिया जुड़ती हुई दिखाई दे रही है।
आज दुनिया में जो विभिन्न प्रकार की लोगों के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं, कोई शारीरिक बीमारियों से परेशान है, कोई तमाम प्रकार के तनाव से परेशान है, कोई पेट जनित बीमारियों से परेशान है, कोई तमाम अन्य प्रकार की आदि और व्याधि दोनों से प्रभावित है। इन सब में संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान करने की दिशा में योग की बहुत महती भूमिका है और योग की इस महती भूमिका की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है देश के सामने, दुनिया के सामने। योग की इस परंपरा में सामान्यतः हम अष्टांग योग को महत्व देते हैं। इसमें यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की अलग अलग क्रमिक क्रियाएं हैं। लेकिन एक सामान्य रूप से जब आप इसको अलग अलग विधाओं के माध्यम से देखते हैं, जो अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं उनके माध्यम से आप देखते हैं, तो यह योग हम सबको शारीरिक और मानसिक शुद्धि का भी एक माध्यम प्रदान करता है। जैसे हठ योग की कुछ विधाएं हैं, उसमें प्रारंभिक कार्यक्रमों को खट कर्मों के साथ जोड़ दिया है। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपाल भांति जैसी क्रियाएं, यानी शारीरिक शुद्धि। व्यक्ति देश काल परिस्थिति के कारण, खान पान के कारण या अन्य कारणों से अगर उसमें कोई शारीरिक विकार आ गया तो शारीरिक शुद्धि का एक माध्यम बनता है उनके लिए योगिक खटकर्म। इन क्रियाओं को, लेकिन ये क्रियाएं नियमित नहीं होती, उनके एक निश्चित पक्ष तय होते हैं। उसके अनुरूप अगर कोई व्यक्ति उसका अभ्यास करेगा तो कायिक रूप से शारीरिक पूरी तरह स्वस्थ होगा। जो तमाम वात जनित, पित्त जनित, कफ जनित अगर कोई विकार उसके अंदर आ गया, उनसे उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। आसन एक सुदृढ़ता प्रदान करता है, शारीरिक सुदृढ़ता और स्थिरता। आप अनुमान करिए कि अगर आप एक आसन में, एक स्थिति में देर तक नहीं बैठ सकते, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। आसन वो सुदृढ़ता प्रदान करता है, स्थिरता हमें प्रदान करता है। हमने शारीरिक शुद्धि और स्थिरता तो प्राप्त की, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी बहुत कुछ है। इस शरीर के अंदर नाड़ियां भी हैं, उन नाड़ियों की शुद्धि कैसे होगी? और नाड़ियों की शुद्धि का माध्यम बनता है प्राणायाम, प्राणों का आयाम, उसका विस्तार शारीरिक शुद्धि के लिए, नाड़ियों की शुद्धि के लिए प्राणायाम उसका एक विस्तार देता है। अलग अलग प्रकार के प्राणायाम आपको प्राणायाम के क्षेत्र में जब प्रवेश करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग प्रकार के प्राणायाम प्राप्त होंगे। आगे की क्रियाएं मन से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। आप सब जानते हैं मन की अपनी विचित्र स्थिति होती है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष योग। व्यक्ति के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण उसका मन होता है। एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन भी आवश्यक है। चंचल मन व्यक्ति को स्थिरता नहीं प्रदान करता है, चलायमान करता है और स्थिर हो जाता है व्यक्ति। मन को कंसंट्रेट न करने के कारण ही बहुत सारे लोगों में प्रतिभा होती है, लेकिन वह पारंगत नहीं हो पाते, अपने जीवन में सफलता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। और इसीलिए मन की वृत्ति को, जो चंचल है, उसको नियंत्रित करने का माध्यम हमें योगासन देता है। योग हमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने का एक माध्यम प्रदान करता है। और वह किस रूप में? आपने इस बात को देखा होगा, प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का माध्यम तो बनता है, लेकिन साथ साथ हठ योग की जो विधा है वह आपको इस बात के साथ जोड़ती है कि मन को नियंत्रित करना सामान्यतः अत्यंत दुरूह कार्य है। ऐसा नहीं कि न कर सकते हो, लेकिन दुरूह कार्य है। लेकिन व्यक्ति के जीने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, लेकिन प्राण आवश्यक है, श्वास। और फिर श्वास को अगर आपने
नियंत्रित करने का प्रयास किया है, जो प्राणायाम के माध्यम से संभव है। इसमें अनेक क्रियाएं हैं, जिन क्रियाओं का हम, जैसे आप अगर नाथ पंथ की परंपरा में देखें तो अजपा जप कह सकते हैं, बौद्ध परंपरा में विपश्यना कह सकते हैं, यानी अपनी श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित करना है। अगर हम उसको प्राणायाम के माध्यम से साध लें तो मन आपका नियंत्रित होता हुआ दिखाई देगा, चलायमान नहीं होगा और स्थिरता नहीं होगी। एक धैर्य, एक स्थिरता आपको जीवन में प्राप्त होगी। और फिर अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया प्राणायाम के माध्यम से या अन्य योगिक क्रियाओं के माध्यम से, तो शेष योग के अन्य उच्चतर सोपान को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, अलग अलग स्तर पर प्राप्त हो सकती है। लेकिन सामान्य साधक के लिए शारीरिक और मानसिक स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह अत्यंत एक आवश्यक कार्य है। और आज के समय में आप देख रहे होंगे क्या स्थितियां चल रही हैं, जहां पे खान पान गलत है, भोगवादी वृत्ति ज्यादा है, वहां पे एक सामान्य ब्लड प्रेशर और शुगर से जुड़े हुए बहुत सारे पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं। दुनिया के अंदर जाकर के देखिए, कुछ देशों में तो इसका रेट 25 से 30% तक पहुंच चुका है। एक डरावना दृश्य हम सबके सामने भी, भारत के अंदर यह 10 से 12 के आसपास समय चल रहा है और ये समय है जब हम इसको नियंत्रित कर सके। शुगर की स्थिति को नियंत्रित करना, ब्लड प्रेशर, गुस्से को नियंत्रित करना, अनावश्यक तनाव को पालने की बजाय आप देखते होंगे सामान्य जीवन में भी, अगर कभी आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए और स्थितियों में नियंत्रित कर लंबी और दीर्घ श्वास लीजिए। कभी घबराने की स्थिति आती है, लंबी और दीर्घ श्वास काट देंगे, बहुत आराम आपको प्राप्त, गुस्सा धीरे धीरे करके शांत होता हुआ जाएगा और फिर आप देखेंगे कि आपकी उस पर मजबूत पकड़ होगी, अपने क्षेत्र में आप पारंगत होते हुए दिखाई देंगे। अनावश्यक गुस्सा बहुत बार न केवल तनाव का कारण बनता है, बल्कि ऐसी भी घटना करा देता है जो बाद में पश्चाताप व्यक्ति को करना होता है। इसलिए इन सभी को नियंत्रित करने का एक माध्यम योग आपको देता है। बहुत सारी क्रियाएं हैं। शारीरिक शुद्धि होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के बहुत सारे विकार अपने आप ही दूर होते हुए जाएंगे। पेट जनित बीमारियां दूर होंगी, श्वास से संबंधित विकार दूर होंगे। एक उम्र के बाद ज्वाइंट्स जो एकदम टाइट हो जाते हैं, व्यक्ति बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, उसमें आपको आराम होगा धीरे धीरे करके। उसमें अगर आप नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, नियमित रूप से आपके अभ्यास का हिस्सा है, उसमें भी आपको आरोग्यता प्राप्त होगी, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए योग की इस परंपरा को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना, केवल 21 जून को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने, नियमित रूप से हम जरूर करें। और कुछ बहुत सारी कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम तय किए, ये योग प्रोटोकॉल का, आप इस योग प्रोटोकॉल को ही अपने अभ्यास का हिस्सा बना सकते हैं। सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को अपने उसका हिस्सा बना सकते हैं, या फिर पवन मुक्तासन है, उसके साथ आप उस सूर्य नमस्कार के बाद पवन मुक्तासन के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत संक्षिप्त, बहुत छोटे कार्यक्रम है। सूर्य नमस्कार में कई विधाएं योग की अपने आप समाहित हो जाती हैं। भुजंग आसन है, यानी आसन में यह है कि अगर आपने एक आसन आगे वाला किया है, झुकने वाला किया है, तो उसके लिए फिर आपको उसी प्रकार के उसके विपरीत आसन को भी उसके साथ अगर आप करेंगे तो एक समन्वय बना रहेगा। इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का एक नियमित अभ्यास जो आपको आरोग्यता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उसकी प्रेरणा का दिवस है। और इसीलिए जो नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं उन सभी साधकों के लिए ही भारत की, हमारी शास्त्रों की परंपरा क्या कहती है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी उसको बुढ़ापा नहीं आता, कोई रोग नहीं पकड़ता, किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं आती है, यानी वह व्यक्ति अपनी असमय मृत्यु को भी नियंत्रित कर सकता है
जिसने अपने स्वयं के प्रयास से योगाग्निमय शरीर प्राप्त किया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात की प्रेरणा पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को और विश्व मानवता को प्रदान कर रहा है। मैं एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी विरासत के प्रति जोड़ने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा से हम कुछ प्राप्त करके मानवता के कल्याण का मार्ग, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करने में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपनी ओर से, प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऋषि परंपरा को आगे वसुधैव कुटुंबकम की देव को रख करके आज निश्चित ही भारत विश्व गुरु की तरफ बनने का। अब इसके पश्चात टेलीकास्ट होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। वर्तमान दौर चुनौतियां का है, आपके सामने भविष्य की चुनौतियां है, कैरियर का चयन है। इसके लिए आपको मानसिक, शारीरिक और वैचारिक दृष्टि से सुदृढ़ होना भी आवश्यक है। योगा के साथ अपना खुराक भी सात्विक होना चाहिए। बहुत तैलीय पदार्थ मत खाओ, बहुत तीखा मत खाओ। आज के बच्चे में क्रेज है, यहाँ भी होटल में जाओ तो पिज्जा खाते हैं और साथ में थम्स की बोतल भी रखनी पड़ती है, क्योंकि पचाने में बहुत तकलीफ रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ योगा के साथ सात्विक खुराक भी आवश्यक है, तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके मन और विचारों की एकाग्रता और कैरियर चयन में योगाभ्यास बहुत कारगर सिद्ध हो सकेगा। योग नियमित अभ्यास पर आप देखेंगे कि दुनिया को देखने, सोचने का अपना नजरिया बदलेगा। ये बदलाव सकारात्मक होगा, इसकी गारंटी तो योग देता है। मैं समझता हूँ कि आज सारी जगह दुनिया में योगाभ्यास हो रहा है और जीवन में कैसे भी अपने योगा करें और तंदुरुस्त रहे, इसी अपेक्षा के साथ मैं मेरी और उपराष्ट्रपति का बार बार मैं आभार और स्वागत करके मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुरातन भारत का उपहार विश्व को प्रदान किया योग के रूप में। आज भारत माता का मंडल गर्व के मुकुट से जगमगा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन ही उनका संदेश है। वे योग के साधक हैं, विश्व बंधुत्व के अनुरागी हैं। वे 135 करोड़ भारतवासियों का अटूट विश्वास है। आगे सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश। नमस्कार। आप सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता है। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है। योग करने का आनंद, लेकिन इस बार यादगार रहता है। विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में
मैं अभी इसलिए अमेरिका में आप सभी से इसलिए वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। वीडियो साथियों, के माध्यम से जुड़ रहा हूं। आपको ये भी बता दूं साथियों, कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को कार्यक्रम से भाग भारतीय समय के अनुसार शाम को शाम 5:30 बजे करीब करीब शाम संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। योग कार्यक्रम हो रहा है। भारत के आह्वान पर दुनिया के भारत के आह्वान 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ज्यादा देशों का ऐतिहासिक है। साथ आना ऐतिहासिक है। आप सबको याद होगा 2014 में याद होगा जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया, योग दिवस का प्रस्ताव से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, एक ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई। इसी तरह आर्कटिक से लेकर इसी तरह अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। योग के अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महत्मय को उजागर करता है। उसके महत्मय को भाई और बहनों उजागर करता। हमारे ऋषियों ने भाई और बहनों योग को परिभाषित करते हुए कहा है, योग को युज्यते एतत् इति योग, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। अर्थात इसलिए योग का ये प्रसार इसलिए उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। एक परिवार योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अध्यक्षता में आपकी अध्यक्षता में जी फैमिली पूरी वसुधैव कुटुंबकम योग और वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग
जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्थ्य संकटों से सुरक्षित होते हैं तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण होता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो सकती है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत जैसे संकल्पों से लेकर स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों तक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से लेकर सांस्कृतिक भारत के पुनर्निर्माण तक देश और देश के युवाओं में जो असाधारण गति हुई, उसमें इस ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश का मन बदला है और इसलिए जन जीवन भी बदला है।
पुरुष वही सारे समाज का होता है, ये पुरुष वही सारे समाज का होता है, जिसका का अधिकार अपने प्रकार से होता है। कोडिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का आज ये मंच आज का योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। सबसे सर्वप्रथम शीतलीकरण अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की बेलियों को अंदर के भाग पर रख लें, कमर के भाग पर श्वास भरते हुए गर्दन के भाग नीचे ले जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। फिर पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन के भाग को थोड़ी सी लगाएंगे।
सामान्य स्थिति में आ जाए। दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 फुट की दूरी बना लें। दोनों भुजाओं को बॉक्स इस तरह उठाएं। दोनों भुजाओं को बॉक्स इस तरह उठाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथ को बाईं ओर घुमाएं। फिर श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं और दाईं ओर जाएं। इस अभ्यास को 2 बार दोहराएं। पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। फिर दाईं ओर जाएं। पुनः सामान्य स्थिति में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को सामने की ओर उठाएंगे, हथेलियां जमीन की ओर, और श्वास छोड़ते हुए पैरों को घुटने से मोड़ करके ऐसा अब नहीं करना है जब कुर्सी पर बैठे। श्वास करके वापस आ जाएं। एक बार पुनः दोहराना है इस अभ्यास को। पुनः श्वास करके वापस आ जाएं। सामान्य स्थिति में जाएं। दोनों हाथ जंघाओं पर बगल में। इसके बाद हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर उठा करके लेके आएंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक कर लेंगे, सामने की ओर घुमा देंगे और दोनों हाथों को जितना संभव ऊपर खींचना है और श्वास भरते हुए एड़ियों को उठा लेना है और पैरों की उंगलियों के बल जितना संभव उंगली से उठने का प्रयास करें। जितना जिससे संभव उतना उठने का प्रयास करें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को जमीन पर रख दें और वापस आ जाएं। इसके बाद वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लेंगे और बाएं पैर की जंघा पर रखेंगे। मूलाधार में जितना नजदीक हो सके श्वास भरते हुए हाथों को उठा लें। पैर मोड़ते समय पैर की तरफ देखना नहीं, किसी एक केंद्र बिंदु पर ध्यान लगा लेना। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, हथेलियां आपस में मिला देंगे और सामने किसी एक केंद्र बिंदु पर देखेंगे, पैरों की तरफ नहीं देखेंगे, तो अभ्यास में कठिनाई होगी। वापस आ जाएं। दोनों हाथों को नीचे लेकर जाएं। श्वास करते हुए पैरों को नीचे कर दें। बाईं ओर से घुराएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़ लें और जितना संभव हो दाएं जंघा पर मूलाधार पर नजदीक रखें। सांस करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएं, आपस में मिला लें और जितना संभव हो उतना रुकने का प्रयास करें और पैर की तरफ नहीं देखें, किसी एक केंद्र बिंदु को ध्यान लगाएं। जितना संभव हो श्वास करते वापस आ जाएं। सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसके बाद करेंगे पादहस्तासन का अभ्यास। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे, आसमान की ओर। श्वास अंदर खींचते हुए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पर रख देंगे या उंगलियों को रख देंगे जमीन पे और नासिका के तल भाग को दोनों घुटनों से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों का अभ्यास करने को दोनों स्थिति ना करें, जितना संभव उतना रुकें। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। धीरे से हाथों को जंघाओं के बगल में लेके आएं। हाथों को पटक करने बहुत आराम से। इसके बाद करेंगे अर्धचक्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों में ऊपर दूरी रहे। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर के भाग के पीछे रखें। सिर को पीछे झुकाते हुए ग्रीवा के भाग को पीछे खींचें और श्वास लेते हुए कटी भाग को चलाना है पीछे। तो जितना संभव हो इसी स्थिति में रुकना है। जितना संभव हो इसी स्थिति में रुकें। पुनः श्वास करते वापस आ जाएं। सामान्य स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों को जंघाओं के बगल में रखें। इसके बाद त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे, जिसमें 3 कोणों वाला आसन इसको कहते हैं। दोनों पैरों को फैला लेंगे। फैला करके पैरों को उठाना है। दोनों हाथों को हल्का
पुनः वापस आ जाएं। विपरीत पैर से दोहराएं। बाईं ओर से बाएं हाथ को बाएं पैर के पास और दाएं हाथ को आसमान की ओर, उसके बीच वाले को देखना है। विपरीत हाथ की बीच वाले को देखना, मंच पर देखिए। वापस आ जाएं। इसके उपरांत बैठकर किए जाने वाले आसन करेंगे। अपने स्थान पर बैठना है दंडासन में। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला दें। भद्रासन का अभ्यास करेंगे हम लोग। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला दें। दोनों हाथों के हथेलियां जंगलाओं के पास। दोनों पैरों के तलों को आपस में मिला दें सामने से। दोनों पैरों के तलों भद्रासन का अभ्यास है। दोनों पैरों के तलों को आपस में मिला दें। दोनों हाथों की उंगली से लॉक कर दें। भद्रासन हाथों की उंगली से लॉक कर दें। वीडियो को थोड़ा सा जितना नजदीक हो सके उतना ले जाने का प्रयास करें। जितना खींच सकते हैं खींचने का प्रयास करें। थोड़ा सा नजदीक लाएं। जितना संभव खींचें। रोकने का प्रयास करें इस स्थिति में। पाचन शक्ति बढ़ाने में बहुत सहायक है आसन और पीली मांसपेशियों को मजबूत करता है और मेरुदंड को सीधा रखता है। इसके बाद वज्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को खोल देंगे सामने की ओर। दोनों पैरों को दंडासन में खोल देंगे। इसके बाद दाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे और नितंब के भाग नीचे रख देंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़ करके नितंब के भाग नीचे रख देंगे और पीछे दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले रहेंगे। वज्रासन ये भुजंग के उपरांत किए जाने वाला आसन है। पाचन शक्ति बढ़ाता है, मेरुदंड को सुदृढ़ता प्रदान करता है। इसके बाद अर्धशासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल पैर लगाना है। दोनों हाथों की हथेलियों को नितंब के भाग पर रख देना है पीछे और श्वास भरते हुए गर्दन के भाग को पीछे झुकाना है, पीछे लेके जाना है। कोहनियां कंधे समांतर, ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना है, गर्दन की मांसपेशियों को और जितना संभव हो उतना ही रुकें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। इसके बाद पुरुषासन का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ को दाएं पैर का टखना पकड़ लेंगे और बाएं हाथ से बाएं पैर का टखना पकड़ लेंगे और गर्दन के भाग को पीछे लेके जाएंगे। श्वास और श्वास से सामान्य रहेंगे। श्वास को लेते हुए पीछे जाएंगे और श्वास से सामान्य लेते रहेंगे। श्वास को रोकना नहीं है। ये पाचन संबंधी क्रियाओं में सहायक है। जितना संभव उतना रोके वापस आ जाए। इसके बाद सशस्त्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को फैला लें। सामने से दोनों घुटनों को फैला लें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएं और जितना हो सके दाहिने पर और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को जमीन पर सामने की ओर घुटनों के बीच में लेके जाएं। खींचे और थोड़ी के बाद जमीन पर रखें और निगाहें सामने, थोड़ी जमीन पर निगाहें सामने और सामान्य श्वास लेते हैं और दोनों पैरों के अंगूठे पीछे मिले रहेंगे। जितना संभव रुकें, आगे पीछे चलेंगे। जितना संभव रुकें, पुनः वापस आ जाएं। उत्तान मणिकासन करेंगे। इसी स्थिति में बैठे रहेंगे। घुटनों को फैला देंगे और दोनों हाथों से केसी बनाएंगे। पहले दाएं हाथ को उठा करके बाएं हाथ के कंधे पर रखेंगे। उसी तरह विपरीत इसी स्थिति में रोके रहना है। पीठ दर्द और दीगर तकलीफ को दूर करता है। गर्दन की इस प्रकार की तकलीफ हो उससे छुटकारा दिलाता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता भी बढ़ाता है। पुनः वापस आ जाए। दोनों हाथों को घुटने पर रखें। इसके बाद करेंगे वक्रासन का अभ्यास। दंडासन में दोनों पैरों को सामने को फैला दें, आपस में मिले हुए हैं और दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर जंघाओं के बगल में। सर्वप्रथम दाएं पैर को घुटने से मोड़ने और बाएं हाथ को कोहनी से मोड़ करके दाएं घुटने को दबाना है और गर्दन को पीछे की ओर लेके जाना है। श्वास छोड़ते हुए
संभव हो उस स्थिति में रुके। मेरुदंड को लचीला बनाता है कब्ज समस्याओं का निवारण करता है और डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए बहुत सहायक है। पुनः वापस आ जाए सामान्य स्थिति में। अब करेंगे पेट पर लेकर करने वाले आसन। सबसे पहले करेंगे मकरासन। मगर या घड़ियाल की तरह लेटना है। दोनों हाथों के हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख देना है, दोनों पैरों को पीछे फैला देना है और थोड़ी दोनों हाथों के हथेलियों के ऊपर, दोनों हाथों के हथेलियों के ऊपर और निगाह सामने रहेगी। ये आसन पीठ संबंधी समस्त समस्याओं को दूर करता है और कटी प्रदेश के निचले भाग को भी लाभ पहुंचाता है और चिंता और तनाव से, स्ट्रेस से भी, एंजाइटी से भी आपको दूर रखता है, मैनेजमेंट में सहायक है। इसके बाद भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों के हथेलियों को प्रश्न रखना है और 3 चरणों में शरीर को उठाना है, जिससे मैं निर्देश दूंगा। वैसे पहले श्वास करते हुए गर्दन के भाग को उठाएं, पहले सिर्फ गर्दन के भाग को उठाएं, फिर श्वास सीने के भाग को उठाएं और फिर पेट के भाग को उठाएं और निगाहें सामने। सामान्य श्वास जितना संभव रुके, पुनः वापस आ जाए सांस छोड़ते हुए। पहले सबसे पहले गर्दन के भाग को, पेट के भाग को, सीने के भाग को, फिर गर्दन के भाग को नीचे ले जाना है। इसके बाद शलभासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों के हथेलियों को जंघाओं के नीचे रखेंगे, जंघाओं के नीचे रखेंगे, रिलैक्स रखें बॉडी को बिना टेंशन के और श्वास भरते हुए सबसे पहले दोनों पैरों को उठाएंगे और हाथ जमीन पे रहेंगे, निगाह सामने और घुटनों से पैरों को नहीं मोड़ना, घुटनों से पैरों को नहीं मोड़ना इस आसन के दौरान। और जितना संभव हो उस स्थिति में रुकें और जितना संभव बिना घुटने से मोड़े पैरों को रखें। पुनः वापस आ जाएं। पीठ के बल लेटना है आप सभी को। सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। पीठ के बल लेटना है आपसे। पीठ के बल लेटना है। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें। दोनों हाथों के हथेलियों से दोनों पैरों के कंधे को पकड़ लें। कंधों को पकड़ने का अभ्यास करें, जितना संभव उतना ही करें, जोर जबरदस्ती नहीं। और सांस भरते हुए कमर के भाग को ऊपर उठाएंगे, कंधे जमीन पर उठाएंगे, कंधे नहीं उठाएंगे, कमर के भाग को उठाना है, निगाहें आसमान की ओर और श्वास सामान्य। जितना संभव हो उस स्थिति में रुके। पुनः सांस छोड़ते हुए कमर के भाग को नीचे लेकर जाएंगे, फिर दोनों पैरों को सामने पे खोल देंगे। इसके बाद करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। 3 चरणों में पैरों को उठाना है। पहले 30 डिग्री एंगल पर उठाना है इसको। सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, आसमान को उठाएंगे 30 डिग्री एंगल में सांस भरते हुए और श्वास से सामान्य लेते रहेंगे और जितना संभव हो उतना रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को आराम से जमीन पर रखना है, श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को जमीन पर रखना है। एक बार इस आसन को पुनः बनाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री एंगल पर लेके जाएं, 30 डिग्री आराम से श्वास छोड़ते हुए वापस दोनों पैरों को आराम से जमीन पर रखना, एड़ियों को पकड़ना नहीं है। इसके बाद करेंगे अर्धआसन का अभ्यास। इसमें 3 चरणों में पैरों को उठाना है, श्वास भरते हुए 30 डिग्री पर, फिर 60 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर लेकर जाना है। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं, क्या करके 30 डिग्री, 60 डिग्री और फाइनल 90 डिग्री और श्वास से सामान्य रहेंगे। जितना संभव हो इस आसन में रहने का प्रयास करें। तनाव चिंता से दूर करता है, आसन तनाव चिंता दूर करता है। वापस आ जाए सांस छोड़ते हुए। इसके बाद आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों की नींव को लॉक करके घुटनों को छाती पर पीछे से
दोनों हाथों की उंगलियों से पैरों को लॉक करेंगे, पैरों को एक साथ में खींचेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए नासिका को दोनों घुटनों से टच कराने का प्रयास करेंगे, दोनों घुटनों के बीच में सांस छोड़ते हुए पुनः वापस आ जाएं। इसके बाद दोनों पैरों को हाथों को फैला लें, सवासन में लेट जाना है। हाथों की हथेली आसमान की ओर, हाथों की हथेली आसमान की ओर रहेगी, हाथों की हथेली आसमान की ओर, जंघाओं को बल ये आसन रिलैक्स करने के लिए होता है। आती हुई जाती हुई सांस को ध्यान लगाना है आप लोगों को। इसी शांत अवस्था में लेटे हुए बिना किसी तनाव को चिंता के, बिना किसी हलचल के आती हुई सांस और जाती हुई सांस नासिका के अलग होकर देखने का प्रयास करें। धीरे से चेतना में आएंगे, पैरों को ऊपर लाएंगे, हाथों को उंगलियों में लाएंगे, पैरों को अंदर बाहर करेंगे, हाथों को अंदर बाहर करेंगे और दोनों हाथों को सिर के भाग ऊपर लेके आएंगे, लॉक करेंगे और दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और ऊपर नीचे के खींचेंगे, हाथों से ऊपर की ओर और पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे। सर्वतानासन, सर्वतानासन। वापस आ जाए, दोनों हाथों के दिल को आपस में करके फिर से आंखों से स्पर्श कराएं। डबल टेकर ऊपर बैठना है अपने स्थान पर और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिस भी धनात्मक आसन में आप कंफर्टेबल है उसको बैठना है। दोनों हाथों से ध्यान पर लगा लें, कमर गर्दन सीधी, हिप पेट स्ट्रेट, कम से कम 40 चक्कर करना है। पेट अंदर, सांस को छोड़ने की बाहर की ओर छोड़ना है, सांस को फोर्सफुली बाहर छोड़ना है, पेट अंदर, सांस भरना। जितना संभव हो उतने चक्कर करें, उतने स्लो करें। रिलैक्स हो जाए। इसके बाद हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दें और लेफ्ट से सांस लेंगे, बाईं ओर से लंबा गहरा सांस लेंगे और दाईं ओर छोड़ेंगे, फिर दाईं ओर से सांस लेंगे, बाईं ओर छोड़ेंगे। इसी क्रम में 4 से 5 आवृत्ति कर लें। लंबा गहरा सांस लेंगे, जितना समय सांस लेने में लिया उसका 2 गुना समय सांस छोड़ने में देना है। बहुत धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है और लंबा गहरा सांस लेना है। थक जाए रुक जाए। रिलैक्स हो जाए, सामान्य स्थिति में आ जाए। शीतली प्राणायाम करेंगे। जीभ को ट्यूबनुमा बना लेंगे और उसी से सांस लेकर के नासिका से बाहर छोड़ेंगे। ये प्राणायाम गर्मियों के मौसम में शीतलता प्रदान करने के लिए उपयोगी है। कम से कम 3 बार इसका अभ्यास कर लें। जवान को ट्यूबनुमा बना लें, उसमें से सांस लें और उनको बंद करके नासिका से सांस को बाहर छोड़ें।
आंखों पे हाथ रखिए, बाकी उंगलियां नासिका के भाग पे। श्वास भरते हुए लंबा गहरा ओम का उच्चारण करेंगे अपने अंदर। कम से कम 3 बार करेंगे, पूरा दोहराएं। एक बार पूरा दोहराएंगे। रिलैक्स हो जाए, दोनों हाथों को जोड़ कर रखें, आंखें बंद, दोनों हाथों से ध्यान लगाएं, आती हुई और जाती हुई सांस पर ध्यान लगाएं। आंखें बंद रखेंगे, मेरे बाद संकल्प को दोहराएंगे। हमें अपने मन को संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। एक संकल्प को दोहराएंगे। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मेरी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए संकल्पित हूँ। मेरे पास शांति पाठ दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।